रेलवे का विकास और उसका प्रभाव। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड इट्स इम्पैक्ट। विश्व में आधुनिक परिवहन के रूप में रेलवे का पहला व्यवहारिक तथा सफल प्रयोग सन 1830 ईस्वी में जॉर्ज स्टेफेनसन द्वारा लिवरपूल और मैनचेस्टर नामक औद्योगिक केंद्रों के मध्य इंग्लैंड में किया गया था। इसके बाद इंग्लैंड में रेलवे का जाल बिछ गया। इसके बाद यूरोप में रेलवे का विकास हुआ। यातायात के क्षेत्र में रेलवे ने एक अभूतपूर्व क्रांति कर दी। इससे आर्थिक विकास तेजी से होने लगा। जिस प्रकार शक्ति के क्षेत्र में बिजली ने क्रांति की, उसी प्रकार रेलवे ने आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए। भारत में यातायात पर ध्यान देने वाले विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल था। उसने कलकत्ता को उत्तरी प्रांतों से जोड़ने के लिए सड़कों की योजना तैयार की। इस योजना को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। लेकिन शीघ्र यातायात तथा बड़े पैमाने पर यातायात के लिए रेलवे सर्वोत्तम साधन था। भारत में सबसे पहले लॉर्ड हार्डिंग ने कंपनी के संचालकों को लिखा था कि साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सेना को शीघ्र भेजने की व्यवस्था के लिए रेल मार्गों का निर्माण किया जाए। सैनिक उद्देश्य के अतिरिक्त रेल मार्ग व्यापारिक लाभ के भी अच्छे साधन थे। रेलवे से कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात बड़ी मात्रा में हो सकता था। रेलवे निर्माण का कार्य डलहौजी ने काल में शुरू हुआ और सन 1844 के लगभग भारत के रेलों का निर्माण के व्यापारिक तथा सैनिक हितों के लिए आवश्यक समझा गया था। हार्डिंग का कहना था कि इससे सेनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में, उपद्रवों को दमन करने में सुविधा होगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने भी भारत में रेलों के निर्माण का समर्थन किया, क्योंकि इससे भारत के कपास उत्पादन वाले क्षेत्रों से इंग्लैंड के लिए निर्यात बढ़ सकेगा और इंग्लैंड के कपास के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम हो सकेगी। ब्रिटिश की राजनीतिज्ञों का यह भी विचार था कि भारत में रेल मार्ग के निर्माण से भारत पर उनका नियंत्रण मजबूत हो जाएगा। भारत का आर्थिक शोषण आयात निर्यात के द्वारा और तेजी से हो सकेगा। इस प्रकार भारत में औपनिवेशिक, आर्थिक, सैनिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी। अंग्रेज प्रशासकों का उद्देश्य इन व्यवस्थाओं को मजबूत करना था। वास्तव में उनका उद्देश्य भारत का आर्थिक विकास या जन कल्याण नहीं था। कालांतर में भारत में रेलवे के विकास में सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से अत्यधिक प्रभावित किया, जिसकी विस्तृत चर्चा के बारे में इसी पूरे वीडियो पे जानेंगे। भारत में रेलवे के विकास के उद्देश्य। यहाँ हमने आरंभ में ही इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अंग्रेजों का भारत में रेलवे का विकास करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। पहला उद्देश्य साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार की भारत के प्रशासन पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए बेहतर संचार साधनों का उपलब्ध कराना। दूसरा उद्देश्य यह है कि साम्राज्य की सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि बिना साम्राज्य की सुरक्षा के आर्थिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा और इसीलिए यह संचार का माध्यम हमारे साम्राज्य की सुरक्षा के हित से भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा उद्देश्य था कि आधुनिक संचार साधन के माध्यम से हम भारत के भौतिक संसाधन का दोहन कर सकते हैं और शोषण कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कच्चा माल चाहिए तो कच्चे माल के लिए जो उत्पादन केंद्र है उसको बंदरगाह से जोड़ना होगा और उत्पादन केंद्र को शहरों से जोड़ना होगा, तभी जाकर हमारी सामग्री लोगों तक पहुंचेगी। विदित है कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई और उसके माध्यम से जो मध्यम वर्ग उभर कर आया, जिसके पास अधिक औद्योगिक क्रांति हुई, उसके माध्यम से जो मध्यम वर्ग उभर कर आया, जिसके पास अधिक संपत्ति हो चुकी थी, उस संपत्ति को एक सुरक्षित निवेश के लिए स्थान चाहिए था और हिंदुस्तान से ज्यादा सुरक्षित एवं लाभकारी उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं था। अतः ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने अंग्रेजों सरकार पर भारत में जल्दी से रेलवे के निर्माण का काम शुरू करने की इजाजत देने के लिए दबाव डाला, जिससे साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति संभव हो सके। परंतु आगे चल करके भारतीय जनता भी रेलवे के विकास के सकारात्मक एवं लाभकारी पहलू से अछूती नहीं रही। रेलों ने भारत में आधुनिकीकरण के अत्यधिक सहयोग किया। भारत में रेलवे का विकास, रेल का इतिहास काफी
से भरा पड़ा है, जो 17वीं शताब्दी से आरंभ होता है और विश्व में प्रथम बार रेल का परिकल्पना वर्ष 1604 ईस्वी में बोलांटन, इंग्लैंड में हुई थी, जब लकड़ी से बनाई गई पटरियों पर काठ के डिब्बों की शक्ल में तैयार किए गए ट्रेन को घोड़ों द्वारा खींचा गया था। इसके 2 सदी पश्चात विश्व में सबसे पहली सार्वजनिक यात्री रेलगाड़ी सितंबर सन 1825 में ग्रेट ब्रिटेन में चलाई गई थी। इसके उपरांत जल्दी ही यूरोप एवं अमेरिका में रेल का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। कुछ अंग्रेजों द्वारा भी भारत में भी इसकी संभावनाओं की बात सोची गई। ऐसा मालूम पड़ता है कि भारत में सर्वप्रथम 1831-32 में मद्रास और बंगलौर के मध्य रेल निर्माण की योजना बनाई गई, परंतु यह रेलगाड़ी अपनी गति के लिए पशुओं पर निर्भर थी। भारत के लिए सर्वप्रथम भाप रेलगाड़ी की योजना वर्ष 1843 ईस्वी में इंग्लैंड में बनाई गई थी। 1841 में एक अंग्रेज सिविल इंजीनियर जोसेफ लॉक ने कलकत्ता से दिल्ली तक रेल चलाने की संभावनाओं के बारे में कलकत्ता से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तक रेलवे लाइन बनाने का एक प्रस्ताव बंगाल सरकार के सामने रखा और उन्होंने इसके लिए इंग्लैंड में एक कंपनी की भी स्थापना की। लगभग उसी समय जे चैंपमैन ने भी बम्बई से कपास उगाने वाले क्षेत्रों में गुजरती हुई एक रेल लाइन बनाने के बारे में सोचना शुरू किया और 1845 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रेल निर्माण का कार्य प्रारंभ करने के बारे में प्रस्ताव पेश किया। इंग्लैंड में गैर सरकारी लोग भारत में रेलवे लाइन निर्माण करने का कार्य शुरू करने के बारे में इतने अधिक उत्सुक थे कि 1845 के बाद 3 वर्षों में ही वहां कई रेलवे कंपनियां बन गईं। ईस्ट इंडिया कंपनी भी मन से तो रेल निर्माण का काम प्रारंभ करवाने में पक्ष में थी, किंतु फिर भी कई वर्षों तक उसने इन गैर सरकारी रेलवे कंपनियों के प्रस्ताव पर कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया। इसका प्रमुख कारण इन रेलवे कंपनियों के साथ किए जाने वाले समझौतों की शर्तों को लेकर था निश्चय न हो पाना था। इसमें मुख्य अड़चन यह आ रही थी कि रेलवे कंपनियां इनके द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी पर गारंटी की मांग कर रही थी। आखिर 1848 में जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर बनकर आए तब इन कंपनियों के साथ औपचारिक समझौता होकर रेल निर्माण का काम शुरू हो सका। भारत में रेल परिवहन के विकास का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। जिन दिनों वह गवर्नर जनरल बनकर आया था उन दिनों भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कंपनी की सोशल नीति में व्यग्र होकर भारतीय विद्रोह करने पर उतारू थे। इस स्थिति में डलहौजी ने अनुभव किया कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ और सुरक्षित करने के लिए सैनिक छावनियों की अधिक आवश्यकता होगी और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि उस समय छावनियों को रेल मार्गों द्वारा एक दूसरे स्थान तक जोड़ देना चाहिए था। अतः उसने भारत में रेल परिवहन के निर्माण के विकास की सारी व्यवस्था कर डाली। भारत में रेलवे के विकास भिन्न भिन्न चरणों में हुआ, जिसका उल्लेख इस प्रकार है कि पुरानी गारंटी प्रणाली 1849 से 1869 ईस्वी में रही कि जिसमें भारत में निजी कंपनियों को रेल निर्माण का कार्य लॉर्ड डलहौजी के सुझावों के आधार पर ही दिया गया था। इन निजी कंपनियों के साथ रेल निर्माण के बारे में विस्तृत समझौता किया गया था और विभिन्न शर्तें तय की गई थीं। इस दिशा में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे कंपनी नामक 2 प्राइवेट कंपनियों ने कलकत्ता से उत्तर पूर्व बंबई से पूर्व तथा उत्तर तक रेल पथ के निर्माण के प्रस्ताव रखे। सरकार ने 1849 में इन कंपनियों के साथ जो समझौता किया उसे पुरानी गारंटी पद्धति ही कहते हैं कि जितने भी इन्होंने समझौता किया इस व्यवस्था में उसको ही पुरानी गारंटी पद्धति कहते हैं। इस पुरानी गारंटी के पहले के तहत किए गए समझौते के प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं कि रेलवे कंपनियों को सरकार ने निःशुल्क भूमि दी जिस पर रेल लाइनें बनानी थी। सरकार द्वारा विनियोजित पूंजी पर भी निजी कंपनियों द्वारा रेलवे के निर्माण कार्य के लिए कंपनियों को 5% वार्षिक ब्याज की गारंटी दी गई तथा इस समझौते से यह भी कहा गया कि ब्याज से अधिक लाभ कंपनी एवं सरकार आपस में बांट लेंगे। 25 या 50 वर्ष के पश्चात सरकार को
कंपनियों से रेलों के खरीद लेने का अधिकार होगा। रेल कर्मचारियों की नियुक्ति, रेल भाड़ा इत्यादि सभी कार्य सरकार करेगी और कंपनी भी नहीं। पुरानी गारंटी प्रणाली के तहत भारत में सर्वप्रथम मुंबई से थाना तक 16 अप्रैल 1853 को रेलपथ बना, जो 21 मील लगभग, जिसको 34 किलोमीटर या 35 किलोमीटर लंबा था। इस पर यात्री गाड़ियां शुरू की गईं, जो यात्री यातायात के लिए भारत में पहली रेलवे थी। ईस्ट इंडियन रेलवे के हावड़ा से हुगली तक के 23 मील लगभग 37 किलोमीटर लंबे प्रथम खंड का उद्घाटन 15 अगस्त 1854 को किया गया, जिसमें पूर्वी भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई और 1854 से 1856 तक 3 महत्वपूर्ण रेल पथों का निर्माण किया गया। बम्बई से कल्याण रेलपथ, जो 37 मील लगभग 59 किलोमीटर लंबा था, और कलकत्ता से रानीगंज रेलपथ, जो 121 मील लगभग 194 किलोमीटर लंबा था, और मद्रास के आरकाट रेलपथ, जो कि 65 मील, जिसको लगभग 104 किलोमीटर लंबा तथा 1857 तक बम्बई कल्याण रेलपथ पर 54 मील लगभग 86 किलोमीटर रेलमार्ग को जोड़ दिया गया। 1869 तक भारत में 11 बड़े रेलमार्ग थे तथा रेलवे यात्रियों की संख्या बढ़कर के 16 मिलियन तक पहुंच गई थी। पुरानी गारंटी प्रणाली दोषपूर्ण सिद्ध हुई, इसके निर्माण पर फालतू खर्च होने लगा एवं भारतीय जनता पर करों का बोझ लाद दिया गया। करों में होने वाली आमदनी ब्याज के रूप में अंग्रेज हिस्सेदारी के जेब में जाती रही। इन बातों को उचित बताने के लिए यह दलील दी गई कि भारत सरकार को प्रत्येक वर्ष घाटा हो रहा है, इसलिए वह रेलवे को स्वयं नहीं चला सकती तथा पूंजी अन्य भारतीयों की ओर से नहीं लगाई जा रही। इसलिए गारंटी प्रणाली के अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है। यह सोचना बिल्कुल स्वाभाविक लगता था कि ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत ब्याज की गारंटी दिए बिना भारत में रेलवे निर्माण के कार्य में अधिक देर हो जाती है। बहरहाल यह प्रणाली आरंभ से ही अलोकप्रिय थी तथा किसी भी हालत में स्थायी नहीं बनाई जा सकती। इसलिए सन 1869 ईस्वी में गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस द्वारा इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तब तक 4255 मील तक के रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी, जिस पर 89 करोड़ की पूंजी लगी थी। राज्य द्वारा रेल निर्माण कार्य में पुरानी गारंटी पद्धति के को समाप्त कर भारत सरकार ने सन 1869 से 1882 ईस्वी तक नई रेलवे पथ बनाने का काम अपने ऊपर ले लिया, परंतु सरकार ज्यादा समय तक इस काम को ठीक प्रकार न कर सकी तथा उसने पुनः पुरानी कंपनियों को सहयोग लेने का निर्णय लिया। इसी समय 1869 से 1872 के मध्य पंजाब, राजपुताना, बंगाल, मुंबई, मद्रास आदि क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़े। इससे बचने के लिए 1880 के अकाल आयोग ने सरकार को यह सुझाव दिया था कि यदि अकाल के प्रकोप से भारतीयों की रक्षा करनी है तो 20,000 मील लंबी रेल लाइन बनाना आवश्यक है। अतः विवश होकर सरकार ने पुरानी कंपनियों से मदद ली और एक नई पद्धति निकाली, नवीन गारंटी पद्धति। पुरानी गारंटी पद्धति को संशोधित कर सन 1882 में तैयार की गई। जो नवीन गारंटी प्रणाली थी, जो सन 1882 से 1924 तक रही, वह इस प्रकार थी कि भारत सरकार अकाल एवं विदेशी लड़ाइयों का सामना करने के साथ वित्तीय कोष की कमी से जूझ रही थी। चूंकि सरकार इतनी बड़ी मात्रा में रेल विस्तार के काम का वित्तीय बोझ स्वयं नहीं उठा सकती थी, अतः उसने फिर से निजी कंपनियों से इस काम में मदद करने के लिए कहा। इस बार रेल निर्माण के लिए सरकार ने निजी कंपनियों के साथ समझौते की नई शर्तें रखी, अतः इसे नवीन गारंटी प्रणाली के नाम से जाना गया। इस नवीन प्रणाली के मुख्य शर्तें इस प्रकार थे कि रेलवे कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली रेलवे लाइन का प्रबंध जो कंपनियों के हाथ में रहेगा, किंतु ये प्रारंभ से ही भारत सचिव की संपत्ति मानी जाएगी। भारत सचिव 25 वर्ष बाद, इससे उपरांत 10 साल के अंतराल के बाद कंपनियों की पूंजी लौटाकर अनुबंध समाप्त कर सकेगा। कंपनियों को उनके द्वारा निवेशित पूंजी पर 3.5% की ब्याज की गारंटी दी जाएगी। रेलवे ने प्राप्त शुद्ध लाभ से में से कंपनियों को 40% और सरकार को 60% हिस्सा मिलेगा। स्पष्ट है कि नवीन गारंटी प्रणाली के अनुसार 1882 से 1924 तक रेल निर्माण का कार्य इसी तरह 1906 तक रेलवे की प्राप्त होने वाली आय बढ़कर 247.5 मिलियन पाउंड हो गई। अतः
अब तक जो रेलें घाटा दे रही थीं, अब इनमें लगभग 6% की दर से शुद्ध लाभ प्राप्त होना आरंभ हो गया था। 20वीं सदी में भारत में रेल मार्ग का निर्माण बहुत तेज गति से हुआ। इस दौरान रेलवे यात्रियों की संख्या बढ़ी और देश के उद्योग और व्यापार विकसित हुए। भारत में निर्माण में रेल अब वरदान साबित हो रही है। रेलों के विकास के लिए कई समितियों का गठन होने लगे, जिनकी सिफारिशें के अनुसार नवीन प्रणाली के तहत सन 1905 में रेलों के प्रबंध के लिए लॉर्ड कर्जन ने वाणिज्य या उद्योग विभाग के एक तहत रेलवे बोर्ड की स्थापना कर दी, जिसमें एक अध्यक्ष 2 सदस्य की नियुक्ति की गई। इस रेल मार्गों का निर्माण कार्य तेजी से 1914 ईस्वी तक चलता रहा। 1914 ईस्वी तक भारत में रेलवे लाइनों के मार्गों में कुल लंबाई बढ़कर 34,656 मील तक पहुंची थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में रेल विकास के कारण प्रगति में धीमी हो गई, परंतु इसके पश्चात 1920 में जब विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में एकवर्थ समिति बनाई गई और रेलवे का विकास का पुनः होने लगा। इस समिति ने रेल प्रबंध के सुधार करने के लिए निम्न सिफारिशें की, जिनमें रेलवे का राष्ट्रीयकरण करना और निजी कंपनियों के प्रबंध एवं स्वामित्व को समाप्त करना, सामान्य सार्वजनिक बजट से रेलवे के बजट को अलग करना। सरकार ने एक वर्ष कमेटी की सिफारिशों के मान लिया और इसके अनुसार समझौतों की समाप्ति के पश्चात कई रेलवे लाइनों को सरकार के नियंत्रण में लाया गया। रेलवे बोर्ड सन 1922 में को पुनर्गठित किया गया तथा एक सलाहकार समिति बनाई गई और भारत में रेलवे बजट को अलग करने के बारे में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से एक समिति बनाई गई। अंततः 1924 में रेलवे बजट को अलग कर दिया गया और अब इन सब सुधारों के फलस्वरूप रेलवे का विस्तार हुआ और 1929 से 30 तक रेलवे लाइनों से लंबाई बढ़कर 41,724 मील हो गई। अब यह 634 मिलियन यात्री और 91 मिलियन टन माल ले जाने लगी थी। ईस्टर्न इंडियन रेलवे और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे जैसी कंपनियों अब सरकारी नियंत्रण में आ चुकी थे, लेकिन इसके पश्चात विश्वव्यापी महामंदी 1929-30 में भारतीय रेलों के प्रभावित किया। इस महामंदी का प्रभाव भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक रूप से पड़ा और निर्यात और आयातों के घट जाने से के फलस्वरूप रेलों की यात्री संख्या एवं माल की ढुलाई भी घट गई। लगभग इसी समय सड़क यातायात के साथ प्रतियोगिता में वृद्धि होने लगी और माल की ढुलाई घट जाने के कारण भी रेल यातायात का विपरीत प्रभाव पड़ा। इस परिणाम का यह हुआ कि रेलवे में अब तक जो भी कमाई की थी वह सब खत्म हो गई। 1936 में सरकार ने रेलवे के वित्तीय हालात को सुधारने के लिए सुझाव देने से वेजवुड कमेटी की नियुक्ति की। इस कमेटी ने अनेक सुझाव दिए, जिसमें से कुछ प्रमुख थे कि सेंट्रल इकोनॉमी रिसर्च कमेटी की स्थापना करना, रेलवे को अनुचित सड़क प्रतियोगिता से बचाने के लिए रूट लाइसेंस जारी करना, किराए भाड़े की दरें निश्चित करना इत्यादि। किंतु वर्ष 1937 में वर्तमान में जो मम्मयार के नाम से जाना जाता है को भारत से अलग कर दिया गया। सन 1937 में वर्मा यानी मम्मयार को भारत से अलग किया गया, जिसकी वजह से 2000 मील लंबी रेल लाइन वर्मा में चली गई। दूसरे विश्व युद्ध 1945 में रेलों का असाधारण रूप से दबाव आ गया। फिर भी इस अवधि के दौरान रेलवे का वित्तीय स्थिति में आवश्यक सुधार हुआ। रेलवे की आय में अच्छी खासी वृद्धि हुई। 1944 ईस्वी तक संपूर्ण रेलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो भारत में कुल मिलाकर लगभग 41,033 मील लंबी रेलवे लाइन थी। देश विभाजन के फलस्वरूप लगभग 19% अर्थात 6,950 मील लंबी रेल लाइन पाकिस्तान के हिस्से में आ गई और भारत में रेल केवल 34,083 मील लंबी रेलवे लाइनों ही शेष रहीं। उल्लेखनीय है कि 1947 के पश्चात भारतीय रेल की स्थिति अच्छी नहीं थी। रेल और रेलमार्ग में सुधारने के लिए सन 1948 ईस्वी में पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में कुंजरू समिति की बनी, जिसमें सन 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कुंजरू समिति के सुझाव के अनुसार स्वतंत्र भारत की सरकार ने काम करना आरंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1950 तक भारतीय रेल पुनः प्रगति की ओर बढ़ चली। सन 1950 तक भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई 34,022 मील थी, जिसके निर्माण में लगभग 812.99 करोड़ रुपए लगे थे। इस समय तक रेल में 51.30 करोड़ रुपए की आमदनी प्रतिवर्ष थी और 1952 में रेल मार्ग की लंबाई 34,123.24 मील हो गई। इस प्रकार भारतीय रेल की स्थिति में काफी सुधार आया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेलवे का प्रभाव इस प्रकार रहा कि ब्रिटिश शासन में रेलवे के विकास के माध्यम से भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं
राजनीतिक जीवन को सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से काफी गहराई तक प्रभावित किया। रेलवे के महत्वपूर्ण प्रभावों की चर्चा निम्नवत है कि सकारात्मक प्रभाव पहले देखते हैं कि सकारात्मक प्रभाव क्या हुए। सकारात्मक प्रभाव एक्चुअली ना सामाजिक रूप से प्रभाव था कि रेलवे में भारतीय सामाजिक पहलुओं के विभिन्न प्रकार से प्रभावित किया और ब्रिटिश शासन के दौरान जाति के बंधन ढीले होने लगे और छुआछूत का प्रभाव भी कमजोर पड़ने लगा। अब लोग रेलगाड़ी के एक डिब्बे में एक साथ दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। विभिन्न स्टेशनों पर एक ही या स्थान में पानी पीते अथवा खाने पीने का सामान लेते। इन सब के फलस्वरूप जातीय संकीर्णता और छुआछूत में कमी आने लगी। विभिन्न स्थानों में लोगों के आपस में मिलने और बातचीत करने के विचारों का आदान प्रदान होता था तथा एक दूसरे की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज एवं भावनाओं की समझ भी बढ़ती थी। इसके राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता को भी बल मिला। राजनीतिक रूप से प्रभाव भारत में रेलवे के प्रभाव को राजनीतिक पहलुओं की अछूता नहीं रहा। रेलवे का विकास होने से ब्रिटिश शासन को भारतीयों पर नियंत्रण रखने में आसानी हो गई। 1857 और उसके उपरांत भी भारत में होने वाले उपद्रवों को कुचलने में ब्रिटिश प्रशासन को इसलिए आसानी हुई क्योंकि वह अब रेलों के माध्यम से सेना के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकता था। रेलों में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में भी बहुत मदद हुई। डॉक्टर देसाई का कहना था कि पूरे भारत में 19वीं सदी के उत्तरार्ध से जो राष्ट्रीय संगठन बनने शुरू हुए उनका मुख्य श्रेय रेलों को ही जाता है। गांधी जी भी अपने जन आंदोलनों में क्रम में रेलवे के माध्यम से भ्रमण करते हुए समान लोगों के साथ जनसंपर्क स्थापित करते थे। वास्तव में रेलों के राजनीतिक चेतना जागृत करने में जनतंत्रीय व्यवस्था के लिए एक आधार तैयार किया। आर्थिक रूप से प्रभाव इस प्रकार रहा कि उन्होंने जब आर्थिक रूप से प्रभाव जानते हैं कि भारत में रेलों के विकास से उत्पादन एक वितरण के क्षेत्र में अब पुरानी और परंपरागत स्वावलंबी अर्थव्यवस्था के स्थान पर परस्पर निर्भर विस्तृत बाजार अर्थव्यवस्था का उदय होने लगा था। रेलों के द्वारा अब एक स्थान से उत्पादन को दूर दूर तक ले जाना संभव हो सका था, जिससे बाजार का विस्तार हुआ। विभिन्न जगहों पर माल के लाने जाने की सुविधा में वृद्धि होने की वजह से विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में पाए जाने वाले क्षेत्रीय अंतर भी घटे। रेलों का विकास होने से कृषि केवल जीवन निर्वाह के लिए ही नहीं, व्यापार के लिए भी काम में आने लगी। खाद्य फसलों के साथ साथ अन्य फसलें भी उत्पादित की जाने लगी। फसलों का विशिष्टीकरण होने लगा। उदाहरण के लिए बंगाल में जूट, पंजाब में गेहूं और बंबई में कपास की खेती होने लगी और इन सामानों को रेल मार्गों के द्वारा गंतव्य स्थान पर भेजकर अधिक आय प्राप्त की जाने लगी। रेलों में कृषि की उपज के बाजार विस्तृत किए गए। व्यापारिक फसलों को अधिक से अधिक पैदा करने की प्रवृत्ति किसानों में जागी, जिन्हें वे बाजारों में बेचकर नगद धन प्राप्त करने लगे। रेलों में भारत में आधुनिक उद्योग तथा व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यात्री परिवहन में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप श्रम की गतिशीलता में वृद्धि हुई। अब देश के किसी भी इलाके में अकाल पड़ने पर रेलों के द्वारा वहां तुरंत अनाज पहुंचाया जाता था। अतः रेलों के अकाल की समस्या को निपटने में हमारी सहायता की। रेलों के विकास में भारतीयों के लिए रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त हुए। इसके अब नकारात्मक प्रभाव देखते हैं कि भारतीयों का शोषण। रेलों के विकास के कारण भारतीयों में शोषण की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि विदेश पूंजीपतियों ने भारत में पूंजी लगाकर लाभ कमाने के दृष्टि से रेलों का निर्माण किया था। बाद में व्यापार, उद्योग, कृषि आदि के स्थानांतरण करना प्रारंभ किया। भारत का धन विदेशों को मिलने लगा। सरकार की यह नीति रही कि विदेशी पूंजी के द्वारा भारत में लगभग साधनों का भरपूर लाभ उठाया जाए। अंग्रेज व्यापारी संपूर्ण भारत में फैल जाएं और हर तरह से भारत का आर्थिक शोषण हो। इस तरह संदर्भ में दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1991 में एक लिखी गई उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की और नौरोजी ने अपनी कृति के माध्यम से भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया। उनकी पुस्तक जो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया काफी फायदेमंद रही। कृषि का अब इस पर देखते हैं कि कृषि पर कैसा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो रेलों के विकास कैसे दोनों के लिए अपने नकारात्मक प्रभाव डाले। कृषि का वाणिज्यीकरण होने के से कपास, पटसन, चाय आदि की खेती बढ़ गई, जिसका रेलों के द्वारा व्यापार होने लगा। रेलों के कारण कृषि का वाणिज्यीकरण होने से खाद्यान्न की कमी
हो गई, जिसके परिणाम से भारत में अकाल पड़े, शिल्प कला के विनाश के, कृषि का जनसंख्या पर दबाव पड़ गया, भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसके अकाल की आने की अत्यधिक संभावना बढ़ गई। कृषि के वाणिज्यीकरण के कृषकों को ऋणग्रस्त बना दिया, किसानों की आत्मनिर्भरता से भी कमी आई। रेल पथ के निर्माण में भारत ने वनों को काट डाला गया, वनों की कमी से जलवायु को अत्यधिक प्रभावित किया, जिसका कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब इसके देते स्वदेशी उद्योग पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो रेलों के भारतीय स्वदेशी उद्योग को पतन मुक्त कर दिया। कारखानों से उत्पादित देसी माल तो रेलों में देश के भीतरी भाग तक पहुंचाया गया, वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजारों के विकास सहायता की, और इस तरह स्वदेशी उद्योग बर्बाद होने लगे। इसके अलावा रेल मार्गों के विकास की वजह से भारत में विदेशों से सस्ती वस्तुएं आने लगी, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तो हो चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता था और इस वजह से वस्तुओं की कीमत घट गई थी। ऐसी वस्तुएं प्रतिस्पर्धा के बाद में घरेलू उद्योगों की निर्मित वस्तुएं महंगी होने लग के कारण सामान नहीं कर सकी और सामना न कर पाने का कुटीर एवं स्वदेशी उद्योग नष्ट हो गए। इस पर देखते इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि भारत में रेलवे का विकास ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए किया था। यह स्पष्ट था। रेल सेवा आरंभ हो जाने पर भारतीय पूंजी जिस तरह की देश के बाहर गई वह उतना ही स्पष्ट है, परंतु रेल निर्माण के साथ संबद्ध सभी दुखद प्रभावों के बावजूद वह भारत के अंग्रेजों का सबसे स्मरणीय प्रयास था, इससे भारत में एक नए औद्योगिक युग का आरंभ हुआ और अर्थव्यवस्था का गतिरोध खत्म हुआ। जनता अब अन्य जगह पर आसानी से जाने लगी और परिवहन के तरीकों को व्यवहार तथा वाणिज्य के तौर तरीकों से क्रांति आई। आर्थिक उद्देश्य के अलावा रेलवे में ने स्वयं को सामाजिक उदारता एवं राष्ट्रीय एकता का सक्षम माध्यम बना दिया। ऐसे ही काफी सारी घटनाएं घटती रही, जिनमें से इसके महत्वपूर्ण तथ्य ये आते हैं कि सबसे पहले देखते हैं इसमें कुछ तथ्य हैं जो काफी अच्छे हैं कि जैसे कि विश्व में प्रथम बार रेलवे की परिकल्पना 1940 में की गई थी और बोलंटन जो इंग्लैंड में हुई थी, इसके तहत लकड़ी से बनाई गई पटरियों पर ट्रेन को घोड़ द्वारा खींचा जाता था। विश्व में सबसे पहली सार्वजनिक यात्री रेलगाड़ी सितंबर 1825 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन में चलाई गई थी और विश्व में आधुनिक परिवहन करने के उद्देश्य से रेलवे का पहला व्यवहारिक तथा सफल प्रयोग वर्ष 1830 में जॉर्ज स्टेफेंसन द्वारा लिवरपूल में मैनचेस्टर नामक केंद्रों के मध्य इंग्लैंड में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1831-32 में मद्रास और बेंगलोर के मध्य रेल निर्माण की योजना बनाई गई और भारत के लिए सर्वप्रथम भाप रेलगाड़ियों की योजना वर्ष 1827 में इंग्लैंड में बनाई गई थी। वर्ष 1845 ईस्वी में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रेल निर्माण का काम शुरू किया था, प्रस्ताव पेश किया और 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर बने। उन्होंने भारत में रेल निर्माण के विकास का श्रेय दिया जाता है। यानी 1848 में जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर बनकर आए तो उनको ही श्रेय रेल निर्माण का दिया जाता है। पुरानी गारंटी प्रणाली के तहत भारत में सर्वप्रथम बंबई से ठाणे तक 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेल मार्ग बना, जो कि 21 मील लंबा लगभग 34-35 किलोमीटर के आसपास था। इस पर यात्री रेलगाड़ियां शुरू की गईं और 1869 ईस्वी में गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस ने पुरानी गारंटी प्रणाली को समाप्त कर दिया और फिर नवीन गारंटी प्रणाली के तहत कंपनियों को निवेशित पूंजी 3.5% की ब्याज से गारंटी दी गई। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। 1920 में बनी एक वर्ष समिति ने रेलवे के विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया। सन 1924 ईस्वी में रेलवे बजट को अलग कर दिया गया और सन 1901 में लिखित अपनी कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा नौरोजी भाई ने आर्थिक शोषण को उजागर किया। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई जो बहुत फायदेमंद है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती हैं।